मैं डीडी सर एमपीपीएससी मेंस 2019 के चतुर्थ प्रश्न पत्र इथिक्स के एक टॉपिक दार्शनिक विचारक के टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो किस प्रकार किन किन मापदंडों पर और क्या स्ट्रेटजी के साथ में इसको पढ़ना और लिखना चाहिए, इस पर देखते हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि ये पेपर जो है 200 नंबर का होता है और इस 200 नंबर के प्रश्न पत्र में 200 नंबर के प्रश्न पत्र में ऐसा अगर हम देखें तो 3 मुख्यतः खंडों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला खंड दार्शनिक या विचारक, दूसरा खंड इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है इसको जो बोलते हैं अवधारणात्मक हिस्सा, और तीसरा जो है केस स्टडी। अगर पूरे पेपर अब तक जो पेपर आया है इसका अगर एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि ये तीनों खंड बराबर बराबर अंकों में बटा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि 65 अंक के दार्शनिक, 65 अंक जो है अवधारणात्मक या 70 अंक अवधारणात्मक सेक्शन से आते हैं और 65 नंबर की केस स्टडी आती है। मतलब तीनों खंड जो है वो बराबर बराबर हिस्सों में लगभग बटा होता है। अगली बात, ये जो चौथा पेपर आता है यहां तक आते आते तक हम 3 बड़े पेपर इसके पहले दे चुके होते हैं और ये 200 नंबर का पेपर होता है। इसके पहले के प्रश्न पत्र 300 नंबर के होते हैं और यहां आते तक थोड़ी शिथिलता बच्चों में आ जाती है। लेकिन ये जो पेपर है हमको लगता जरूर छोटा है, लेकिन ये जो पेपर है ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद कर सकता है। अगर इसकी सही रणनीति बनाई जाए और इसके मापदंडों को समझा जाए तो आप देखेंगे कि ये पेपर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। विशेषकर जो दार्शनिक वाला जो पार्ट है इसमें 65 नंबर के प्रश्न, 65 नंबर का पूरा प्रश्न आता है और जो इसमें 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं आपको इस बात का प्रयास करना है कि आपके 3 नंबर में 3 नंबर आए जो दार्शनिक से संबंधित आए, क्वेश्चन आए। क्योंकि जो अवधारणात्मक सेक्शन है इसमें आप कितना भी अच्छा लिखकर देख लीजिएगा 3 नंबर में 3 नंबर कभी नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं और अधिकांशतः आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर यहां से 15 प्रश्नों में से 3 नंबर के जो 15 प्रश्न है उसमें यदि 7 या 8 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 8 क्वेश्चन का 8 नंबरों का, क्योंकि प्रत्येक में 2 नंबर मिलेगा तो आपके 8 नंबरों का नुकसान हो जाता है। इस 8 नंबर की जो नुकसान होता है अवधारणात्मक सेक्शन में, इसकी भरपाई आपको ये जो दार्शनिक वाला जो सेक्शन है जो आता है विचारक वाला, इसके जो 3 नंबर है के प्रश्न आते हैं इसमें 3 में 3 ला करके इसकी भरपाई करनी चाहिए। 3 में 3 तो आपको चाहिए ही, चाहे किसी कीमत पर चाहिए। आप लिखते समय इस बात का पहले विचार करें। दूसरा, जो 6 नंबर के 15 प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में थिंकर्स के, अगर मान लीजिए कि जितने भी प्रश्न आए थिंकर्स से रिलेटेड, मान लेते हैं कि 6 नंबर वाले थिंकर्स के 8 प्रश्न आते हैं या 7 प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्न, तो आपको यह प्रयास करना है कि थिंकर्स से संबंधित कोई भी प्रश्न आए अगर आपसे बन रहा है तो उसको अनिवार्यतः लिखें। उसका एक कारण यह है कि ये जो 6 नंबर में आपको 5 नंबर तक मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में जितने बार 2, 3, 4, 5 बार जितने बार लिखा है और हर बार अच्छी सेकंड क्लास पोस्ट लाई है और ये देखा है कि थिंकर्स में हमेशा मुझे 6 नंबर में 5 नंबर मिले हैं। मैंने कॉपी है तो बोर्ड में जाकर देखी है अपनी, तो मैं इस अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि अगर आप थिंकर्स को बहुत अच्छे से लिखते हैं तो 6 में 5 नंबर मिलते हैं, जबकि पूरे परीक्षा में 6 नंबर में हम सभी प्रश्न पत्रों में केवल 4 नंबर अधिकतम मिलते हैं। तो आप समझिए कि ये एक पेपर का ये खंड है जहां पर आपको 5 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा 6 में 6 नंबर केवल मैथ्स में मिलते हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये जो थिंकर्स वाला हिस्सा है ये आपको 3 में 3 नंबर भी देता है, 6 नंबर में 5 नंबर देता है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए और हमेशा प्रयास करना है कि इसमें 6 नंबर में 5 नंबर आपके आने ही चाहिए। जो अवधारणात्मक सेक्शन है यहां 3 नंबर में 2 नंबर आते हैं और 6 नंबर में अधिकांशतः 3 नंबर ही आते हैं।
बहुत अच्छा अगर आप लिख पाते हैं तो 4 नंबर आएगा, नहीं तो 3 नंबर ही आने हैं। इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन है इस प्रश्न पत्र में आपको नंबर घटाता है, जबकि ये सेक्शन जो है आपको आपके नंबरों को बढ़ाता है। एक और बात, हमको लगता जरूर है कि ये प्रश्न पत्र 200 अंकों का है, लेकिन और छोटा पेपर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी एक और गंभीरता को आप समझिएगा, वो ये है कि 6 नंबर के अब तक जितने प्रश्न आप पूरे पूरे प्रश्न पत्रों में लिखते रहे हैं उसमें 100 शब्दों में लिखना होता था, लेकिन इस प्रश्न पत्र में आपको 100 शब्द की जगह 150 शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर आपको 150 शब्द लिखना है तो 10 प्रश्नों में 50-50 शब्द आपके बढ़ जाते हैं, यानी हर प्रश्न को 6 नंबर वाले कम से कम 10-1.5 पेज में लिखना पड़ेगा। अब इसके पहले हम ऐसा कर सकते थे कि 6 नंबर के प्रश्नों को 1 पेज में समाप्त कर सकते थे, लेकिन यहां पर आपको 150 शब्द अर्थात 1.5 पेज में लिखना ही है। इसका मतलब यहां पर शब्द की सीमा जो है बढ़ जाती है। इस कारण से जब आप 3 नंबर और 6 नंबर को हल करके आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन पर आते हैं केस स्टडी पर, तो केस स्टडी तक आते आते तक आपके पास समय घट जाता है। समय घट जाता है, ऐसा अधिकांश बार देखा गया है। आप जितने भी मेंस लिखने वाले बच्चे हैं उनके अनुभव को पूछिएगा तो वो जरूर इस बात को बताएंगे कि केस स्टडी के लिए उनके पास समय नहीं बचा। केस स्टडी में आपके साथ एक और समस्या आती है कि वहां पर आपके पास बना बुनाया आंसर नहीं होता है। उस समय आपको प्रश्न को पढ़ना है और उसी समय विचार करके उसके आंसर भी देने होते हैं, वहां पर सोचना भी होता है। इसीलिए केस स्टडी में नंबर आपके घटने लगते हैं। कई सारे लोगों के केस स्टडी में बहुत कम नंबर आते हैं, क्योंकि उनकी जो ये अवधारणात्मक सेक्शन है उस पर पकड़ बहुत कमजोर होती है। इस कारण से उसका जो अप्लाइड पार्ट है केस स्टडी में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं और बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। इसके कारण केस स्टडी में भी नंबर कम होते हैं। अब अगर आपका अवधारणात्मक सेक्शन में भी नंबर कम आया, केस स्टडी में भी नंबर कम आया और आपने यहां पर भी नंबर अच्छे नहीं लाए, तो आपका ये पेपर आपको बाहर करने में योगदान दे देगा। आप सोच लीजिएगा ये कितना गंभीर पेपर है। लेकिन अगर आपने अच्छे से अगर थिंकर्स को तैयार किया है और केस स्टडी को बहुत अच्छे से लिखा है, तो ये एक पेपर ऐसा है जो आपके जो पिछले 3 पेपर में कहीं ना कहीं प्रश्न छूटते रहते हैं, ऐसा देखा गया है। यहां पर आकर ये भरपाई करता है और यहां से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, लीड ले सकते हैं। इसलिए इस पेपर की गंभीरता को समझिए। और आज मैं ये इसका एक छोटा सा सेक्शन जो दार्शनिक या विचारक वाला है, इसका टेस्ट डिस्कशन हम कर रहे हैं और ये इसमें कैसे 3 में 3 नंबर लाया जाता है, कैसे 6 में 5 नंबर लाया जाता है, ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, किन किन मापदंडों पर नंबर आते हैं, क्या आपको अवश्य लिखना है, ये तो आपके प्रश्न आंसर में आना ही चाहिए। ये सब मापदंड आप यहां देखिए और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न यहां पर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 3 नंबर के प्रश्न। ठीक है, अब पहले 3 नंबर के प्रश्नों में क्या क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को समझना है। चूंकि आपको यहां पर भी समय बचाना है, तो सोचिए कि अगर आपको यहां पर समय बचाना है तो आप कैसे समय बचाएंगे और 3 नंबर में 3 नंबर लाने के लिए मापदंडों को भी फुलफिल करेंगे। ऐसे आपको हमने यहां पर कई मापदंड बताएंगे कि आप कैसे समय बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है 3 नंबर का, उसमें लिखा है जैन दर्शन के अनुसार अनंत चतुष्टय क्या है, यह प्रश्न था। अब अनंत चतुष्टय इस जैन दर्शन के सिद्धांत में आपको बीच में से उठाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो जैन दर्शन में जो अनंत चतुष्टय की संकल्पना थी, ये अनंत चतुष्टय संपन्न आत्मा को कहा गया था। तो हम आप सीधे साठ में लिखेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनंत चतुष्टय संपन्न है, मतलब आत्मा में 4 अनंत गुण होते हैं। लिखते समय आप उसको ऐसे पॉइंटों में लिखें। पहला अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। अनंत 4 है, वो चारों क्या क्या है, दर्शन, ज्ञान, शक्ति और आनंद। लिखते समय आप ऐसे ही पॉइंटों में दिखाएं, ये प्रभावशाली लगता है। आपने इसकी मापदंड को फुलफिल कर दिया। ये अनंत चतुष्टय संपन्न कौन है, आत्मा है, ये भी बता दिया। अब कई लोग ये करते हैं कि इसके आगे भी लिखने की कोशिश करते हैं
कि आत्मा अनंत चतुष्टय संपन्न, मतलब आत्मा में अनंत शक्ति, दर्शन, ज्ञान, आनंद है, और लोभ मोह माया अर्थात कर्म पुद्गल के कारण यह सीमित हो परिमित हो जाती है, और त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से अर्थात पंच महाव्रत के माध्यम से आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाती है। ये भी कुछ लोग लिखने की कोशिश करते हैं। मेरा सुझाव ये है कि ये नहीं लिखना चाहिए। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 3 नंबर में 3 नंबर मिलेगा ही। ठीक है, तो अब आप देखते चलिए 3 नंबर में 3 नंबर कैसे मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न था कि अगला प्रश्न ये था कि प्लेटो कौन है, उनका मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है। यह प्रश्न था, प्लेटो कौन है और उनका मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है। मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है। अब आप सोचिए, इसके 2 खंड है। प्लेटो कौन है, इस पर 1 नंबर है। प्लेटो का मुख्य सिद्धांत क्या है, उस पर 2 नंबर है। ऐसे आप मापदंड बनाइए। अब आप देखिए, प्लेटो कौन है, उसको आप उनका परिचय किस प्रकार से लिखेंगे। प्राचीन पाश्चात्य यानी पश्चिमी जगत में, यूनान में यानी यूनानी दार्शनिक तो है, लेकिन हमने उसकी एक पहचान भी बता दी कि वो आदर्शवादी दार्शनिक है प्लेटो। फिर प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी थी उसको लिख दिया कि रिपब्लिक के लेखक। ठीक है, सुकरात के शिष्य, यहां पर आप अरस्तु के गुरु भी लिख सकते हैं। इतने में आपने उनका परिचय दे दिया। इतना परिचय देने के बाद आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब उनका मुख्य सिद्धांत क्या था। यहां पर निश्चित रूप से प्लेटो का जो मुख्य सिद्धांत है वो प्रत्यय सिद्धांत है। पूरे पाश्चात्य दर्शन जगत में, चिंतन जगत में वो सिरमौर कहलाते हैं, और उन्होंने न केवल अपने पूर्व के सभी दार्शनिकों और चिंतकों के सिद्धांतों को अपने प्रत्यय सिद्धांत में जोड़ दिया, बल्कि आने वाली समय के मध्यकाल या आधुनिक काल के जितने दार्शनिक या चिंतक थे उनको भी प्रभावित किया। मतलब सभी दार्शनिक चिंतक उन्हीं की बात को दोहराते मात्र हैं, और वो उन्होंने एक ही सिद्धांत में सब कुछ समेट दिया था, वो था उनका प्रत्यय सिद्धांत। इसका मतलब है कि प्रत्यय सिद्धांत उनका मुख्य सिद्धांत था। अब यहां क्वेश्चन पूछा था मुख्य सिद्धांत कौन सा है। ठीक, तो आप एक सिद्धांत को भी लिखकर काम चला सकते थे, लेकिन रिस्क ना हो इसके लिए हमको उनके अन्य सिद्धांतों को भी क्रम से नीचे लिख देना चाहिए। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, जिसमें वो 3 गुणों की बात करते हैं और तीनों गुणों के समन्वय को न्याय कहते हैं। मानव के अंदर 3 गुण, बुद्धि, साहस, तृष्णा और वासना। ठीक है, उन तीनों का समन्वय न्याय सिद्धांत में उन्होंने बताया। तीसरा, आत्मा की अमरता का भी सिद्धांत दिया है, और चौथा, सद्गुण पर विचार भी दिए और 4 प्रकार के सद्गुण बताए। ठीक है, तो हमने जो मुख्य सिद्धांत था उसके सप्लीमेंट्री भी सिद्धांतों को, सहायक सिद्धांतों को शामिल कर दिया, ताकि किसी प्रकार की रिस्क ना हो। इतना अगर आप लिखते हैं तो इस पूरे पार्ट में आपको 2 नंबर मिलेगा, और आपके 3 में 3 नंबर आएंगे ही। आपको लिखने के बाद भी ये पता हो जाना चाहिए कि मेरे 3 में 3 नंबर आएंगे। ठीक है, आप खुद भी अंतिम में अपना पूरा पेपर निकालकर आप बता सकते हैं कि मेरे कितने अंक होंगे। ठीक है, यदि आपको मापदंड पता हो। चलते हैं आगे दोस्तों। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि तुलसीदास किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, एक लाइन में लिख सकते हैं। अगर आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि वो लोकमानस के कवि हैं, की पदवी है उनकी, लेकिन यहां थोड़ा रिस्क हो सकता है। इस पर भी आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास चीजें कम रहती है तो आप ये समेटने का प्रयास करिए कि भक्ति काल में ये कवि रहे हैं, सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा के कवि थे। इससे थोड़ा सा परिचय हो गया उनका, और उनको लोकमानस के कवि की पदवी दी जाती है। ये आप पूरा लिख दें, रिस्क कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में 3 नंबर आएंगे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन के लेखक कौन है। ठीक, अब ये जो ऐसे प्रश्न कभी भी आए, इसमें आपको व्याख्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा पूछा गया। यहां पर आप अपना शब्द और समय बचाएं। इस समय को बचा करके आप दूसरी जगह उपयोग करें, नहीं तो पता चला कि
स्पिरिट ऑफ रिलीजन के भीतर क्या है उसकी व्याख्या करने लग जाए, ये बिल्कुल डिमांड नहीं है प्रश्न की। अगर आपने लिख दिया डॉक्टर राधाकृष्णन तो यहीं पर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल आगे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, समय बचाए आगे बढ़िए, क्योंकि 15 मिनट के भीतर आपको ये 15 क्वेश्चन करने होते हैं। इसीलिए आप कहीं कहीं समय बचाएं, कहीं कहीं जो परिभाषा आती है वहां व्याख्या करने का प्रयास करें, ठीक है, और फुलफिल करने का प्रयास करें सब कुछ। अगला क्वेश्चन था स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। अब ये देखिए, ये राजनीतिक विचार तो 6 नंबर में भी लिख सकते हैं और एक निबंध भी लिखा जा सकता है। अब इसको आपको 3 नंबर में लिखना है। जब 3 नंबर में लिखना होगा तो आपको उनके मुख्य बिंदुओं को लिखना होगा जो उन्होंने प्रस्तुत किया था राजनीतिक क्षेत्र में। सामाजिक बात नहीं हो रही है, न आर्थिक पूछा गया, राजनीतिक विचार पूछा गया, न उनके सामाजिक सुधार के विचार पूछे, न दार्शनिक पूछे हैं। प्रश्न को समझिए, यहां पर पूछा गया है राजनीतिक विचार। तो अब आप देखिए राजनीतिक विचार पर आते हैं। तो राजनीतिक विचार में पहली बार दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और ये राजनीतिक विचार जो था उनका बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आने वाले समय में जितने भी आंदोलन चले वो सब में स्वराज्य का शब्द का बार बार उपयोग हुआ और गुलामी से, परतंत्रता से हम अपने राज्य की बात करने लगे थे। आगे तक जितने आंदोलन चले उनमें इन्होंने ये स्वराज शब्द ने उसको प्रभावित किया, ठीक है, पहली बार शब्द देने वाले। दूसरी बात, हर चीज में ये स्वराज्य सब चीज स्व से संबंधित, अपने देश से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा पर इन्होंने बल दिया। और आगे चलकर इन्हीं का निष्कर्ष उन्होंने कह दिया कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए, ये नारा था उनका, ठीक है। आने वाले आंदोलन को उन्होंने प्रभावित किया। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। राजनीतिक विचार पूछे हैं तो सामाजिक विचारों की घुसपैठ वहां बिल्कुल ना कराइएगा, अन्यथा आपके एक एक नंबर यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 3 में 3 नंबर चाहिए ही, ठीक है। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझिए और अच्छे से उसको डिजाइन करके लिखने का प्रयास करिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न था गांधी जी के मतानुसार सर्वोदय की व्याख्या, ठीक, सर्वोदय का अर्थ या सर्वोदय का तात्पर्य, यह प्रश्न था। सर्वोदय की अवधारणा गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट से ली है। सर्वोदय सिद्धांत को गढ़ने में विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि बहुत सारे लोगों का भी योगदान रहा है। कई सारे लोगों का नाम सर्वोदय में शामिल होगा, लेकिन यहां पर गांधी जी के मत में पूछा है, गांधी जी के मतानुसार सर्वोदय का तात्पर्य। तो आपको बताना है गांधी जी ने सर्वोदय का क्या अर्थ लिया था, ठीक है, उसको देना है। तो देखिए, गांधी जी ने सर्वोदय का 2 रूपों में अर्थ लिया, ठीक। पहला, सबका उदय, अर्थात समाज के सभी व्यक्ति का उदय। गांधी जी समाज के सभी व्यक्तियों के उदय की बात करते थे, पूंजीवादी, पूंजीपति व्यक्ति हो या निर्धन व्यक्ति हो या मध्यम वर्गीय हो। जबकि इनके विपरीत मार्क्स जो थे वो केवल सर्वहारा वर्ग की बात करते थे, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रकार से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला दृष्टिकोण प्रस्तुत किया सर्वोदय में, ठीक है ना। तो ये पहले रूप में उनका अर्थ ये था। दूसरा, सब प्रकार से उदय। यहां सब प्रकार से उदय का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इतना सबको याद रहता है। आगे मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ये मानसिक बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया था और आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। ये सर्वोदय के भीतर वो सब कुछ शामिल था। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो एक उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर कि इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। तो उदाहरण में यहाँ लिखा जा सकता है ट्रस्टीशिप सिद्धांत, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए सर्वोदय को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था कि नव्य वेदांत का सिद्धांत, इतना लिखा है, नव्य वेदांत का सिद्धांत। अब सोचिए,
अब ये नव्य वेदांत का सिद्धांत शब्द लिखने से ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है। कई लोग ये भी लिख सकते हैं कि नव्य वेदांत का सिद्धांत डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिया, तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, 3 नंबर नहीं मिलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि नव्य वेदांत का सिद्धांत क्या है और उसको देने वाले क्या है। ठीक है, तो नव्य वेदांत, वेदांत को नए रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, इस पर और आगे चर्चा करेंगे। वेदांत, वेदों का अंत, वेदों का अंत जिसको उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद पर टीका टिप्पणी शंकराचार्य लिखते हैं और शंकराचार्य अद्वैतवाद का दर्शन देते हैं। शंकराचार्य द्वारा दिए गए अद्वैतवाद के चिंतन को व्यवहारिक रूप में सरल और सहज तरीके से पूरे विश्व के समक्ष जब राधाकृष्णन इसको प्रस्तुत करते हैं तो उसको नव्य वेदांत कहते हैं। ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय वेद, विशेषकर उपनिषद, षड दर्शन तथा शंकराचार्य के अद्वैतवाद की सरल, सहज, व्यवहारिक, आध्यात्मिक सब लिख दिया। व्याख्या विश्व के समक्ष प्रस्तुत की, जिसको नव्य वेदांत कहते हैं। इतना अगर आप सब कुछ फुलफिल करते हैं पूरे मापदंड को, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसीलिए यहां पर जब भी आप लिखें, इस बात का ध्यान रखें कि गलतियां बिल्कुल ना हो, थोड़ा समझ कर लिखें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लिखने पर 3 नंबर आता है, जबकि बाद में एक पेज भरने के बाद भी 3 नंबर नहीं आता। तो इसकी गंभीरता को आप समझिएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला नंबर, ये इस प्रकार एक क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछते रहे, क्योंकि एक बार स्वामी विवेकानंद के भाषण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके सही आंसर पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि काव्य रचना यानी साहित्य के लिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में मिला नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना। और ऐसा कहते हैं कि ये एशिया में पहला साहित्य के लिए मिलने वाला नोबेल पुरस्कार था। ठीक है, चाहें तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, सब कुछ ही सुनेंगे। तो अगर आप, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 3 नंबर लाने में ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत लिख दिया तो 3 नंबर में सीधे 0 हो जाएगा और इसकी भरपाई नहीं होने वाली है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। यद्यपि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को 6 नंबर में पूछा जाना चाहिए, तब आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन अगर ये 6 नंबर की जगह 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो ये आपके शब्दों को और समय को कंज्यूम करेगा। इस समय पर आपको प्रयास करना है कि कैसे आप उसको संक्षिप्त में लिख पाते हैं। जैसे कौटिल्य ने शरीर के अंगों के आधार पर राज्यों के 7 अनिवार्य तत्वों को निर्धारित किया। ये इनका राजनीतिक विचार है। ठीक है, जो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में ये बात कही थी। अगर आप चाहें तो इसको भी शामिल कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक विचार दिए उसमें सप्तांग सिद्धांत था, ऐसा भी कह सकते हो। और आप यहां पर जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें बिल्कुल शार्ट में लिखने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपके शब्द चले जाएंगे, समय चला जाएगा। राजा सिर के समान कई बार ये गलतियां होती है यहाँ पर कि आप ये जो ऑर्डर है उसमें मिस कर जाते हैं, आप सही ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं या एक का जगह दूसरे में चला जाता है। ऐसे समय में अगर एक भी गलती आपने की कि मंत्री आंख की जगह पर लिख दिया कान के समान, तो आप समझ लीजिए कि आपको 1 नंबर की माइनस हो जाएगा। इसलिए यहां लिखते समय बहुत सावधानी पूर्वक लिखिए, क्योंकि ये 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। अगर यही प्रश्न 6 नंबर में आता तो आप थोड़ा सा आदि शब्द लिख करके भी काम चला सकते थे, लेकिन यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसमें इस प्रकार से आप लिखें। यहां के समान लिखा है तो ऐसे हाइपन बना दीजिएगा, इससे भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। के समान लिखने की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा फुलफिल करते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये राजनीतिक विचार जो सप्तांग सिद्धांत है वो दिया गया, जो निम्न है, और ऐसा भी लिख देंगे तो भी चलेगा और इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे।
ठीक, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पत्र पत्रिकाओं के नाम, क्योंकि जो अभी वर्तमान सरकारें चल रही है वो विशेषकर सरकार के मापदंडों के अनुसार भी कई प्रकार से प्रश्न पत्र डिजाइन होते हैं, तो हो सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी को बार बार पूछा जा रहा है। अब प्रश्न पूछने के लिए नहीं बचते हैं, तो ऐसे समय में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनकी पत्र पत्रिकाएं पूछी गई है, हो सकता है रचनाएं भी पूछी जा सकती है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पत्र पत्रिकाएं पूछा था, और इसमें पहला राष्ट्र धर्म मासिक था, पंचजन्य साप्ताहिक था, और स्वदेश दैनिक था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 नंबर के प्रश्नों को अच्छे से लिखिए और 3 नंबर में 3 नंबर लाने का प्रयास करिए। अगर आपके 3 नंबर में 3 नंबर आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पेपर जो है आपको लीड कराएगा, आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है 6 नंबर वाले प्रश्न। ये 6 नंबर वाले जो प्रश्न है वो देखते हैं कि अब 6 नंबर वाले प्रश्नों में किस प्रकार से आप लिखें, क्या मापदंड करें। तो साथियों अब देखते हैं